हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 3 और 4 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। न्यू पाथवे टू रेगुलेट नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। तो गाइस, ये जो न्यूज़ हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। तो अभी क्या, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज और साथ में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इनके रिसर्च ने एक स्टडी किया है किस तरह से जो एक टारगेट जीन है दैट इज़ MIR444, एक माइक्रो RNA है ये, जिसका नाम MEDS27 है। ये राइस और टोबैको प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी क्या करता है, देखो ये क्या करता है, जो ये जीन है MIR444, ये रेगुलेटरी है। ठीक है, मतलब ये RNA क्या काम करता है, ये मतलब इसलिए फेमस है कि ये एटलीस्ट 5 जीन्स को टर्न ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से इसको मैड्स बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन्स भी बोलते हैं। अब गाइस, ये है क्या मैड्स बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन्स? देखो गाइस, इसमें क्या होता है, जैसे कुछ प्रोटीन्स की सीक्वेंसिंग होती है, जैसे DNA सीक्वेंसिंग आपने पढ़ा होगा, 4 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, उनकी सीक्वेंसिंग होती है। उस तरह क्या होता है, इसमें कुछ DNA की प्रोटीन्स की सीक्वेंसिंग होती है, और ये सिमिलर सीक्वेंसिंग होती है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मिलती है। मतलब वो किसी प्लांट में भी मिल सकती है, इंसेक्ट्स में भी मिल सकती है, या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म में भी मिल सकती है। ठीक है, तो उस तरह की प्रोटीन सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, अब ये मैड्स बॉक्स क्या करता है, मतलब कि ये जो भी ये माइक्रो RNA है या जो भी है, ये करता है, जो भी उसका फेवरेट स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस होगा उस पर्टिकुलर प्लांट में, उससे वो चिपक जाता है, वो बाइंड हो जाता है, और उसके जो नेबरिंग जीन्स हैं उनको स्विच ऑन कर देता है। मतलब आपको समझ में आ गया स्विच का मतलब क्या है? अब मैंने क्या बोला कि वो और जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ प्रेजेंट होंगे उनके फंक्शंस को वो स्विच कर देता है। लाइक अगर वो इंसेक्ट्स होंगे, प्लांट्स होंगे, क्योंकि वो भी सेम वही प्रोटीन की सीक्वेंसिंग होगी, क्योंकि उनमें भी, समझ में आ गए। तो मैड्स बुक क्या करता है, वो अपने फेवरेट स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस के साथ बाइंड हो जाता है एंड स्विचेज द नेबरिंग जीन्स ऑन। ठीक है, जो भी नेबरिंग उस प्लांट के, आपको पता है वहाँ पे इंसेक्ट्स भी होंगे, कुछ और छोटे मोटे प्लांट्स भी होंगे, या फिर और भी कुछ होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, तो उसकी जिसकी सेम प्रोटीन सीक्वेंसिंग होगी तो उसके जीन्स को ऑन कर देता है। ठीक है, अब इसका प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट क्या है? 3 इफेक्ट है। सबसे पहले कहेगा ये नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करेगा, मतलब ना ही कम करेगा ना ही ज़्यादा करेगा। जितना एक प्लांट की ग्रोथ को ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है उसको वो क्या रेगुलेट करता है, बाय स्विचिंग ऑन प्रोटीन्स विच इज़ इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इससे क्या होगा, अगर सही मात्रा में नाइट्रेट रेगुलेट रहेगा तो रूट्स का बेटर वे में डेवलपमेंट होगा बाय रेगुलेटिंग द ऑक्सिन हार्मोन प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अगर आपको बेटर डेवलपमेंट चाहिए तो ऑक्सिन हार्मोन ऑप्टिमम अमाउंट पे प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या होएगा, ये क्या करेगा, एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, जो भी वाटर या सन की वजह से अगर कुछ स्ट्रेस आ रहा है, एबायोटिक फैक्टर्स आपको पता ही होगा, उनकी वजह से कुछ स्ट्रेस आ रहा है तो उनको टॉलरेट करता है बाय कीपिंग द मेन स्ट्रेस प्लेयर्स प्रोटीन्स ऑन। ठीक है, अभी अगर नाइट्रेट इम्बैलेंस हो, या तो उन प्लांट में ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो इससे क्या होगा, जो क्लोरोफिल का अमाउंट होता है वो लीव्स में वो रिड्यूस होगा। अगर ऑफकोर्स अगर क्लोरोफिल का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, तो क्लोरोफिल फेमस किस लिए है? क्योंकि वो ग्रीनरी प्रोवाइड करता है, तो उससे जो लीव्स होता है दैट विल टर्न पेल ग्रीन और येलो कलर। ठीक है, फार्मर की क्रॉप ईल्ड रिड्यूस हो जाएगी। एक्सेस अगर हुआ तो इसकी वजह से प्लांट लीव्स में आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, अब नाइट्रोजन है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जो प्लांट डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। प्लांट जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है सोइल से करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड अमोनियम। ठीक है, हाउएवर नाइट्रेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंट्रोलिंग द जीनोम वाइड जीन एक्सप्रेशन, जो इन टर्न रेगुलेट करता है रूट सिस्टम के आर्किटेक्चर को, फ्लावरिंग टाइम को एंड लीव डेवलपमेंट। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने अपना पूरा कोशिश किया कि आपको मैं समझा सकूँ न्यूज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ है नीति आयोग रिपोर्ट ऑन अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी टू प्लास्टिक्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आपको पता है अभी प्लास्टिक क्या हुआ, बैन हुआ है। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी एनवायरनमेंट में कवर होगी। ठीक है, अभी एक एक्सपर्ट कमेटी को फॉर्म किया गया है जिसमें वो असेस करेगी किस तरह से मतलब वो डेवलपमेंट मतलब रिसर्च करेगी किस तरह से प्लास्टिक के अल्टरनेटिव हो सकते हैं और कुछ टेक्नोलॉजी से, जिसको प्लास्टिक सो दैट आप प्लास्टिक को डिग्रेडेबल बना सको, या प्लास्टिक के जैसा जो इतना प्रोडक्ट चलता है, क्योंकि वो आपको पता है प्लास्टिक कितना ज़्यादा बिकता है, क्यों बिकता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है, लेकिन दिक्कत क्या है, वो डिग्रेडेबल नहीं है ना। तो उसकी रिसर्च करेंगे ऑन प्लास्टिक अल्टरनेटिव और टेक्नोलॉजी मेकिंग प्लास्टिक डिग्रेडेबल। अभी क्या है,
इस रिपोर्ट ने कुछ क्लियर डेफिनेशन दिया बायोप्लास्टिक की, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की, कंपोजिटेबल प्लास्टिक की एंड ऑक्सोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की। ये कुछ 4-5 तरह की उन्होंने प्लास्टिक डिफाइन किया है। अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग देखते हैं। इंडिया नियर अबाउट, अगर हम देखें साल में कितना प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है, इट इज़ नियर अबाउट 3.47 मिलियन टन्स, जिसके अंदर से ओनली 60% कलेक्ट किया जाता है रिसाइकलिंग के लिए। ठीक है, हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो माइक्रो प्लास्टिक होता है जिनका साइज़ 5 mm से भी कम होता है, बिकॉज उस अगर ये माइक्रो प्लास्टिक है वो डायरेक्ट लैंड, एयर, वाटर बॉडीज़ को इफेक्ट करता है, और वहाँ पे रहने वाले जो भी हमारी लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ होगी या फिर जो भी लैंड पे लाइफ रहते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो इनफॉर्मल सेक्टर या जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू रिसाइकलिंग वेस्ट। आपको पता ही किस तरह से जो रैक पिकर्स हैं वो आपके वेस्ट को उठा के लेके जाते हैं। बायोप्लास्टिक्स को टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट चाहिए सो दैट अगर हम उसको कॉस्ट इफेक्टिव बना सकें। बायोप्लास्टिक अभी भी आपके पास आ सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो इजीली कोई रेडी वाला इतने ज़्यादा थैलियाँ लेके नहीं बैठ सकता। ठीक है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं सो दैट हम प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल पॉलीफिल्म बना सकें, कुछ एडिटिव्स डाल के, सच एज पॉलीप्रोपाइलीन एंड पॉलीथाइलिन। ठीक है, पॉलीथाइलिन रिकमेंडेशन के हमें सबसे पहले वेस्ट मिनिमाइजेशन, किस तरह से हम वेस्ट को मिनिमाइज कर सके उसको स्ट्रेंथन करना है थ्रू एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें करना है जो भी कंपोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उनको लेबल करना है। ठीक है, हमें ट्रांसपेरेंसी एनहेंस करनी है इन डिस्क्लोजिंग द वेस्ट जनरेशन, कलेक्शन, रिसाइकलिंग और साइंटिफिक डिस्पोजल टू ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी एंड अवॉइड ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि आप क्या करते हो, जानबूझ के या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे देते हो अबाउट अ कंपनी प्रोडक्ट्स एज एनवायरमेंट साइड। मतलब कि आपको पता है कि वो कंपनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं बना रही, लेकिन आप उसको शो कर देते हो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है। हमें R&D एनकरेज करना है, इंसेंटिवाइज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब बायोप्लास्टिक्स है क्या, इसके अंदर कुछ मैनी मटेरियल्स होते हैं जो किसी बायो मटेरियल से बने होते हैं, मतलब रिन्यूएबल मटेरियल से बना होते हैं, एंड दे आर मेड फ्रॉम रिन्यूएबल बायोमास रिसोर्सेज। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स होती हैं, ये प्लास्टिक्स होते हैं विच आर अदर देन कंपोस्टेबल प्लास्टिक, जो कंप्लीट डिग्रेडेशन हो जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब कि डिग्रेड तो हो जाती है लेकिन एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट करता है। कंपोजेबल प्लास्टिक्स डिग्रेडेशन होती हैं बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ड्यूरिंग कंपोजिंग टू यील्ड CO2। ठीक है, लेकिन ये ऑफकोर्स CO2 को एमिट करती है। ठीक है, ऑक्सोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स को कन्वेंशनल प्लास्टिक भी बोलते हैं, जैसे जो पॉलीथीन हो गया, पॉलीथाइलिन होता है। ठीक है, पर जिसके अंदर हम कुछ एडिटिव मिलाते हैं, जैसे जिसकी बात की जा रही है, सो दैट हम उसको स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर सके, जिसकी वजह से जो माइक्रो प्लास्टिक लीकेज है हो जाती है। और ठीक है, नेक्स्ट है मणिपुर लैंडस्लाइड टोल राइजेस टू 29, रेंस हैम्पर द रेस्क्यू। तो गाइस ये जो न्यूज़ है डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर होगी। लैंडस्लाइड यू नो वेरी वेल, जब एकदम से किसी रॉक मास ऑफ रॉक डेब्रिज या अर्थ डाउन अ स्लोप मूव हो जाती है। ठीक है, इंडिया का अगर देखा जाए तो 12.6% लैंड एरिया ऐसे है जो लैंडस्लाइड से प्रोन है, जिसमें हिमालयन है क्योंकि वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वेस्टर्न घाट से ड्यू टू द कंसनट्रेटेड रेनफॉल, वहाँ पे रेनफॉल बहुत होती है, तो ये सबसे ज़्यादा अर्थ मतलब लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं। ठीक है, मेजर कोसेस लैंडस्लाइड के जियोलॉजिकल होता है, मॉर्फोलॉजिकल भी होता है। मॉर्फोलॉजिकल वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, वहाँ पे इतने पेड़ पाड़ नहीं है कि जो उसको अच्छे से मतलब अपनी पकड़ जमा के रखें। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी तो सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं टू कंट्रोल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो GIS के द्वारा अंडर द लैंडस्लाइड प्रोजेक्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लैंडस्लाइड सस्पेक्टली मैपिंग है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे कुछ गाइडलाइंस देता है, फुल लैंडस्लाइड हज़ार जोनेशन। हाँ, इसके अलावा स्टेप्स क्या लिए गए टू कंट्रोल लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करो तो ऑफकोर्स अपने आप लैंडस्लाइड कम होगा। ठीक है, एक्सेस वाटर को स्टोर करो कैचमेंट एरियाज में, सो दैट जो फ्लैश फ्लड में जो एकदम से कुछ घंटों की बारिश में जो फ्लड आ जाती है उसको रिड्यूस कर सकें, एंड अपने ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करो। एनिमल्स की ग्रेजिंग को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बिकॉज वो वेजिटेशन को ज़्यादा वो कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या फिर फॉरेस्ट कवर कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है, और अर्बनाइजेशन एक्टिविटीज़ रिड्यूस करनी चाहिए, सच एज बिल्डिंग डैम्स और अदर कमर्शियल प्रोडक्ट। ठीक है, अब भाई ये तो आपको पता ही होगा कि इम्पैक्ट क्या होगा लैंडस्लाइड का, ह्यूमन मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है, रेलवे में बैरियर्स आ जाएंगे, ह्यूमन लाइफ्स और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों खत्म होंगे, फाइनेंशियल बर्डन बनेगा क्योंकि अगर एक बार चीज़ टूट गई उसको आप रीबिल्ड तो करना ही पड़ेगा, और फ्लड्स के रिस्क भी बढ़ते हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू प्रोब द इनटू द अमरावती किलिंग। ठीक है, प्रोब का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेट करना। फाइन, तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगी। अभी क्या जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बोला है कि वो क्या करेगा, जो अमरावती में अभी मर्डर हुआ है
मतलब जिस तरह से उदयपुर में हुआ है वैसे ही जो हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 2008 में, जब मुंबई अटैक्स हुए थे 26/11 उसके बाद ही हुई थी थ्रू NIA एक्ट। ठीक है, NIA एक्ट के सेक्शन 6 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो NIA को डायरेक्ट कर सकती है कि कौन से केसेस आपको स्टेट गवर्नमेंट के लेने हैं। वो डिपेंड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट को देख के बोलेगी। ठीक है, इवन कि वो खुद भी कुछ एक्शन ले सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपिनियन दे दिया दैट अ शेड्यूल ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। ठीक है, इस इन्वेस्टिगेशन ऑफ दीज ऑफेंसेज इज़ वाइटल बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारी सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को इम्पेक्ट करते हैं, या फिर हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट। ठीक है, अभी क्या जो NIA के द्वारा जो ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं कौन कौन से हैं, अगर कहीं अनलॉफुल एक्ट चल रहा है अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन, सार्स कन्वेंशन हो गया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम, एंटी हाईजैकिंग एक्ट हो गए। ठीक है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट हो गया, एटॉमिक एनर्जी एक्ट हो गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट होगा UAPA आपका, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट। ठीक है, सितंबर 2020 में NIA को एम्पावर किया गया था कि वो कुछ ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करती है कर सकती है अंडर द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट एज वेल। ठीक है, इसके अलावा NIA की जो जुरिस्डिक्शन पूरे इंडिया के अंदर है, इंडिया की किसी भी टेरिटरी में वो जुरिस्डिक्शन कर सकती है, एज वेल एज वो इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनको भी, या फिर वो गवर्नमेंट की सर्विस में है। ये नहीं कि अब गवर्नमेंट ऑफिसर है तो आप बच जाओगे, नो। ठीक है, जो पर्सन शिप्स या एयरक्राफ्ट में रह रहे हैं विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, पर्सन जिन्होंने कुछ शेड्यूल्ड ऑफेंस कर दिया बियॉन्ड इंडिया अगेंस्ट द इंडिया सिटीजन और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी द शिमला एग्रीमेंट एंड इम्परफेक्ट पीस। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है हिस्ट्री में कवर होगी। ये जो शिमला एग्रीमेंट था 2 जुलाई 1972 में साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। शिमला एग्रीमेंट को भी 50 साल पूरे हो गए हैं। इसके अंदर यही था कि इंडिया और पाकिस्तान में सो दैट गुड अच्छे रिलेशंस रखें, इसलिए हुआ था। इट वाज साइन टू रिवर्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द, क्योंकि 1971 का वार हुआ तो उसमें दोनों के बहुत बेकार हो गया था रिलेशन, तो उसको फ्रेंडली रखने के लिए, उस रिलेशंस को अच्छा रखने के लिए शिमला एग्रीमेंट हुआ था। शिमला एग्रीमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, सबसे पहले क्या है इसके अंदर यह था UN चार्टर प्रिंसिपल्स एंड पर्पस है, किस तरह से दोनों नेशन अपने रिलेशन को गवर्न करेंगे। म्यूचुअल कमिटमेंट था कि दोनों नेशंस पीसफुल रिजॉल्व करेंगे जो भी इश्यूज होंगे थ्रू डायरेक्ट बायलैटरल अप्रोचेज। इसके अलावा जो भी कोऑपरेटिव रिलेशनशिप से काम करेंगे जिसमें स्पेशल फोकस करेंगे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स में। इसके अलावा जो भी जम्मू कश्मीर में LOC को लेके जो भी वायलेशन है उसको मतलब कि उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, विच इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, दोनों एक दूसरे के देश की नेशनल यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेन इक्वालिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करेंगे। हाउएवर इंडिया ने फेथफुली ऑब्जर्व किया शिमला एग्रीमेंट प्रिंसिपल्स की, लेकिन पाकिस्तान अपने प्रोमिस को पूरा नहीं करता। ठीक है, अब यही बात है, पाकिस्तान वाले उल्टा बोलेंगे, वो बोलेंगे कि हमने अपने एग्रीमेंट को पूरा कर रहे हैं, इंडिया वाले प्रोमिस को नहीं निभा रहे। ठीक है, वो बार बार कश्मीर के इशू को उठाई जा रहे हैं इंटरनेशनल फोरम में। जब बोल रहे कश्मीर का इशू इन दोनों कंट्रीज़ का कोई इंटरनेशनल फोरम में नहीं उठाना है, जिसकी बार बार पर वो उठाई जा रहा है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंट लाइन ऑफ कंट्रोल का वायलेशन किया जा रहा है। इसके अलावा शिमला एग्रीमेंट के अलावा भी एक लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था 1999 में, अमंग अदर थिंग्स, जिसमें बोला था कि कश्मीर इशू को रिजॉल्व करना है बायलैटरली, मतलब सिर्फ दोनों इंडिया और पाकिस्तान आपस में बातचीत करेंगे। अगर 2 बंदों को लड़े तो दोनों करो, तीसरे बंदे को इन्वॉल्व ना करो, पता चले वो आपके फ़ायदा उठा जाए। बात ये वाली है। नेक्स्ट है फॉरेन, छोटी छोटी न्यूज़ अपनी। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किया FCRA रूल्स। अभी क्या इसमें क्या किया है, न्यू रूल्स किया, इंडियंस को अलाउ कर दिया कि वो 10 लाख तक रिसीव कर सकते हैं एनुअली फ्रॉम रिलेटिव्स। अगर उनके रिलेटिव्स अब्रोड रह रहे हैं तो वहाँ से 10 लाख रुपए एक साल में ले सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। पहले सिर्फ 1 लाख की लिमिट थी। अगर अमाउंट एक्सीड होती है न्यू लिमिट से 10 लाख से ज़्यादा तो रेसिपिएंट्स को 90 दिन टू इमिटेट द गवर्नमेंट, मतलब कि पहले 30 दिन, अगर वो 1 लाख से ज़्यादा पहले लेता था पैसे तो उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ता था 30 दिन पहले। ठीक है, लेकिन अब उसके पास उसको 90 दिन दे दिए हैं कि अगर आपको लेना है तो अब 90 दिन पहले आप इंटीमेट करना होगा। ठीक है, इससे हमारा FCRA एक्ट किसका एम यही था कि हमें क्या करना है, जो भी फॉरेन से पैसा आ रहा है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, तो उसकी एक्सेप्टेंस को प्रोहिबिट करता है फॉर एनी एक्टिविटीज डिट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया की सिक्योरिटी को कहीं हार्म तो नहीं कर रहा है ना, तो वो चेक करता है। नेक्स्ट है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, हमने पहले ही पढ़ा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने अनाउंस किया कि ये जो स्कीम है इट विल बी पार्ट ऑफ द डायरेक्ट
बेनिफिशियरी ट्रांसफर स्कीम, मतलब नाउ गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्टली जो भी पैसा होगा वो उस बंदे के बैंक अकाउंट में डाल देगी थ्रू नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 25% जो स्टाइपेंड है वो अप टू ₹1500 पर मंथ उसको पे किया जाएगा। ये जो स्कीम थी वो 2016 में लॉन्च की थी, सो दैट हम कंट्री में अप्रेंटिसशिप होता है ट्रेनिंग प्रमोट कर सके और फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकें बच्चों को। ठीक है, इसका एम था कि एम्प्लॉयर्स को मोटिवेट किया जाए कि वो परमानेंट उस ट्रेनी को हायर करें और उनको एड देम इन डिस्कवरिंग राइट जॉब रोल्स वाइल मैक्सिमाइजिंग देयर पोटेंशियल थ्रू इन डेप्थ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, हाइवर इस स्कीम ने रिप्लेस कर दिया था अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना फ्रॉम 2016। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर एथलीट्स। अभी के इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ने न्यू जेंडर इंक्लूजन पॉलिसी अप्रूव करी है, जिसके अंदर टू रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसजेंडर एथलीट्स फ्रॉम कम्पीटिंग इन इलाइट वुमेंस एक्वेटिक्स कॉम्पिटिशन। मतलब पहले क्या करते थे, जो ट्रांसजेंडर एथलीट्स थे वो वुमेन के कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट करते थे, लेकिन अभी इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ने नया जेंडर को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इस न्यू पॉलिसी के अंदर मेल टू फीमेल ट्रांसजेंडर एथलीट्स will be eligible to compete in the women's category at FINA competition if they transition before the age of 12 or before they reach stage 2 on the puberty tenor scale। ठीक है, टेनर स्केल को टेनर स्टेज भी बोलते हैं या सेक्सुअल मैच्योरिटी रेटिंग भी बोलते हैं। ये स्केल होता है जो जब प्यूबर्टी होती है, जब आप मतलब कि 12-13 साल में आप मतलब पुबर्टी अचीव करते हो, तब जो भी चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में तो वो डिस्क्राइब करता है। ये टैमर स्केल सबसे पहले दिया जाता है जेम्स टैनर। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा सकता है टैनर स्केल किसके मतलब किससे रिलेटेड है। ठीक है, एथिकल डिलीमा क्या है, सो दैट कॉम्पिटिटिव फेयरनेस हो और प्रमोट इंक्लूसिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट है शेंडोर्निया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पार्ट ऑफ अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अंदर एक एंडेमिक स्पीसीज है घूता त्रावणगिरा, जिसको चैना कुरुंजी बोलते हैं। लोकेशन है साउदर्न केरला, ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1984। इसका जो एल्टीट्यूड है 100 से 150 मीटर है। हाईएस्ट पीक यहाँ पे अलवार कुरुची है। मेजर रिवर्स यहाँ पे ये हैं, आप नाम पढ़ सकते हो। ठीक है, फ्लोरा यहाँ पे क्या क्या प्लांट्स पाए जाते हैं, ग्लोरा त्रावणकोरिया, टर्मेनिया, टी बैलेरिसिया, कोलनारिया। फोना है यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स, एलिफेंट, गोर, सांबर, वाइल्ड बियर, मालाबार, जेंट स्कॉलर, नीलगिर, लॉन्गेट, लॉन्टेल, मैस्क्यू। ठीक है, नेक्स्ट है चकमास। अभी के जो नेशनल ह्यूमन राइट कॉर्पोरेशन है उन्होंने रिपोर्ट मांगी किस तरह से अरुणाचल प्रदेश में चकमास का हरेसमेंट किया जा रहा है। अभी रिलीजन क्या है, दे बिलोंग टू थेरावादा बुद्धिस्ट। ठीक है, मेजर ग्रुप्स कौन कौन से, इसको अनुग्या, तंगुरिया, तोंगला। प्राइमरी ये बांग्लादेश के चिट्टागांव हिल ट्रैक्स में मिलेंगे, या फिर म्यांमार के चीन एंड अराकन प्रोविंस में, या फिर मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और कुछ वेस्ट बंगाल की फैमिलीज में भी मिलेगी। फेस्टिवल बिजू फेस्टिवल बनाते हैं। लैंग्वेज चकमा लैंग्वेज है जो कि एक इंडो आर्यन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का एक पार्ट है। ऑपरेशन नार्कोस। अभी के जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उन्होंने नारकोटिक प्रोडक्ट्स को रिकवर किया है, जिसकी वैल्यू नियर अबाउट 7.4 करोड़ थी। एक मंथ में इतना उन्होंने रिकवर किया है अगेंस्ट द नारकोटिक स्मगलिंग थ्रू रेल अंडर कोड, जिसका ऑपरेशन कोड था नार्कोस। ठीक है, आरपीएफ को एम्पावर्ड किया 2019 में, सो दैट हम क्या कर सके, कोई भी अगर ड्रग मिल रहा है उसको सर्च सीज कर सके और अरेस्ट कर सके अंडर द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ठीक है, कोनार्क सन टेम्पल। अभी के जो सन टेम्पल में जो विजिटर्स कर रहे हैं उनको नाउ दे विल बी एबल टू सी द न्यूली कार्व्ड स्टोन ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द जगमोहन। ये लोकेटेड कहाँ है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ओडिशा। 13th सेंचुरी में बिल्डअप हुआ था बाय द किंग नारासिम्हा देवा फर्स्ट ऑफ द किस, जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे। आर्किटेक्चर साइड ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, कलिंगा आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट सन टेम्पल्स कौन कौन से इंडिया में, एक तो मोधेरा में है गुजरात में, अर्सवाली सन टेम्पल जो कि श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, और एक है कत्रमाला सूर्य टेम्पल जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। अभी के जो नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी है उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी किस तरह से माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को डेवलप किया जाए, और ये रिपोर्ट सबमिट करी उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जिसको दक्षिण काशी भी बोलते हैं, जिसके अंदर 5 टेम्पल्स हैं। 11 to 12 सेंचुरी में बनाया गया था, जो महाराष्ट्र के सतारा के पास लोकेटेड है, जहाँ कृष्णा और वेना रिवर मर्ज होती हैं। ठीक है, इनका टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो हेमाद पांथी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। डेवलप किया गया था हेमद्री पंडित हेमंत जो कि प्राइम मिनिस्टर थे किसके, इन द कोर्ट ऑफ सेना यादव ऑफ देवागिरी। फीचर्स हैं, इट इज़ बिल्ड इन द ड्राई स्टोन मेजनरी विद गर्भगृह है इसमें। ठीक है, मंडपा है, हेप्टागोनल कंपाउंड है, डीप माल है। ठीक है, तो गाइज ये सब जो टेम्पल्स हम पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम माई आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है,
नेक्स्ट है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन। स्वच्छ सागर या सुरक्षित सागर कैंपेन ये किसके द्वारा चलाया गया है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, सो दैट हम इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे को सेलिब्रेट कर सकें। ये पहला एक लॉन्गेस्ट रनिंग कोस्टल क्लीन अप कैंपेन है वर्ल्ड में, जिसमें बहुत हाई नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका एम ये कि हमें 1500 टन ऑफ वेस्ट मटेरियल को इंडियन कोस्ट से क्लीन करना है, जो सिर्फ टूरिस्ट या लोकल्स की तरफ द्वारा रिलीव नहीं किया बट ऑल्सो एक्वेटिक लाइफ एंड मेराइन एनिमल्स। ठीक है, ग्लोबली जो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर एवरी ईयर। ठीक है, कुछ पर्सनैलिटीज है न्यूज़ में, दैट इज़ अलूरी सीताराम राजू। प्राइम मिनिस्टर ने अलूरी सीताराम राजू का स्टैचू आंध्र प्रदेश में अनवील किया सो दैट हम इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सके। ही वॉज बोर्न एट द मुगालू विलेज, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। इनको मनियम विरुद्ध भी बोलते थे, हीरो ऑफ जंगल बाय द लोकल पीपल। ये ब्रिटिश के अगेंस्ट भी लड़े थे सो दैट ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोगों का इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सकें। ठीक है, इन्होंने रंपा रेबिलियन को लीड किया था जो कि 1922 में हो चुकी थी। इन्होंने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 को अपोज किया था, जिसके अंदर ट्राइब्स को प्रोहिबिट किया जा रहा था कि वो वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते या फिर अपना जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर उसको कलेक्ट नहीं कर सकती। इनके पर्सनल वैल्यूज थे इन्फ्लुएंस बाय द पैट्रियोटिक डिस्कोर्स, डीप कंपेंशन, करेज एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल। ठीक है, लास्ट न्यूज़ है, कुछ प्लेसेस है न्यूज़ में हम पढ़ लेते हैं। सिंगापुर है लोकेशन साउथ ईस्टर्न एशिया में, आइलैंड बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, बिटवीन द इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी है। इसके अलावा ये नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, बॉर्डर करता है साउथ चाइना सी को, स्टेट ऑफ मलाक्का और रियो आइलैंड को। बिगेस्ट सिटी सिंगापुर ही है, इसकी नेबर्स मलेशिया नॉर्थ में और इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एंड वेस्ट में है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी मले, मंड्रिम, तमिल एंड इंग्लिश है। फीचर देखा जाए वार्म एंड ह्यूमिड एयर रहता है यहाँ पे। सिंगापुर स्टेट या लोएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट बुकेट टिम है, टेरेन इसका लो लैंड है। ठीक है, तो 3rd और 4th जुलाई के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।